हेलो अक्षय। अक्षय आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। अब करना। सूरज हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अक्षय अक्षय आप एक बार ना रिज्वाइन कर लो अक्षय। अक्षय रिज्वाइन करो बेटा, आवाज आ जाएगी। सूरज की आ रही है। सूरज सूरज यस मैम। मयंक मयंक यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है मैम। आ रही है, चलो ठीक है। ठीक। शुभम नहीं आ रही मैम। शुभम की आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं स्लो आ आ रही रही है? है, स्लो, काफी स्लो। हेलो हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड उस मॉर्निंग। टाइम अनम्यूट नहीं हो रहा था, अब हो गया। हो रहा है? हाँ, वो कभी कभी ना जो फर्स्ट में ज्वाइन करता है ना, हम पता एक बार नहीं। मैं रीजॉइन करता हूँ एक बार। हाँ जी। हाँ, वो कई बार नहीं होता, फिर मैंने इसको लीव करके दोबारा ज्वाइन किया तो हो गया अब हाँ सही। हाँ हाँ, वो उसी से हो जाता है। ठीक है, अब आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है आवाज सबको? हाँ जी, आवाज क्लियर है। हाँ चलो, मैंने आपको कुछ काम दिया था। किसको? आपको। मुझे? हाँ, गेम बनाने के लिए दिया था आपको मैंने कुछ। अच्छा, हाँ, दिया था। दिया था तो बना? हाँ, याद आ गया। याद आ याद आ गया? हाँ जी। क्या हुआ? आज बन जाएगी। वो तो मैं कब से देख रही हूँ, आज बन जाएगी आज बन जाएगी। बनती तो कभी नहीं है। हाँ, ना पीपीटी बनी ना आपकी ये बनी, अरे, बताओ। वो एक बार बताने जरा, वो किस पे बनानी थी, मैं भूल गया था। भूल गए थे या हाँ अभी जी। याद आया? है ना। नहीं, याद तो है, तो आपने बोला था मेरे को गेम बनाने के लिए। कौन से सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन कुछ बताई थी कहूत आपने? कहूत डॉट कौन इन सी बताई थी? ऑनलाइन है। कहूत एक बार। KAHOOT। एच डबल WT, ठीक है मैम। OT। इस पे 5 MCQ हाँ, बनाने थे ना? MCQs बनाने हैं आपको 5। और किस पे बनाने हैं? जो फर्स्ट यूनिट है ना, हाँ जी। फर्स्ट यूनिट में से। तो मैम पढ़ाई से मतलब स्टडी से रिलेटेड बनाने हैं? हाँ जी। तो आपको क्या तो वो लगा? मैम गेम क्या बची फिर वो? गेम ही क्विज जैसा है, जस्ट लाइक एज अ क्विज। ठीक है मैम, ठीक ठीक है, है। मैं बना दूँ। उसमें ठीक है। उसमें क्या होगा, जैसे आप लोग गेम खेलते हो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड विनर का आता है उसमें, है ना। तो हाँ जी। वैसे ही इसमें, हाँ, जो जितना रेपिडली क्वेश्चन का आंसर देगा उसके अकॉर्डिंग उसके पॉइंट्स होंगे। ठीक है। ठीक है। तो उसी के ठीक है अकॉर्डिंग मैम। जो है वो मतलब आप उसको कर सकते हो। गेम को जस्ट लाइक एज अ गेम है, जिसने जितनी जल्दी आंसर दिया वो विनर होगा, करेक्ट आंसर। काहुट तो मैम वो क्विज बनाने वाली वेबसाइट है ना, जिसमें क्विज हाँ बना हाँ भी सकते हैं हाँ और खेल भी हाँ सकते हैं। हाँ, वही वही है बेटा, वो उसी को मैं कह रही हूँ। आप लोग एक बार ट्राई करो उसको ना। ठीक है। हाँ क्विज जी किस मैम, टॉपिक पे करके। बनाना मैम? अक्षय को मैंने फर्स्ट यूनिट से दिया हुआ है बनाने के लिए। आप फिफ्थ यूनिट से बना लो, फायर फायर से रिलेटेड क्विज। अभी तो दो ओके तीन मैम, बच्चों मैं को फिर दिया था, उसमें से अक्षय ने बनाया नहीं। आज आपको दिया है, और एक मैंने किसको दिया था, राहुल को दिया था। तो वो राहुल उस दिन से गायब होके आ जाया है। हेलो। राहुल, हाँ जी, बन गया यस था बेटा मैम। आपका क्विज? नहीं मैम, मेरे वो हाथ का ऑपरेशन हुआ था मैम। क्या हो गया? हम वो थी मैम, वो सिस्ट
करके थी, वो जो गांठ सी नहीं हो जाती है रिस्ट में। हाँ 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 हाँ। हाँ, वो गैंगलिन की, वो उसका ऑपरेशन हुआ है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। फिर किसको दे दें? शुभम, शुभम, शुभम रावत। अभी बोलेगा ही नहीं ना। यस मैम। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, आप जो है सेकंड यूनिट का बना सकते हो 5 क्वेश्चंस। नो मैम। मैम मुश्किल है, पता नहीं मैम, उसमें हो ही नहीं मुश्किल रहा है? है। मुश्किल कुछ नहीं मैम है बस बेटा, 5 क्वेश्चंस बनाने हैं। बस 5 क्वेश्चन ही बनाने हैं बेटा। 5 क्वेश्चन, उससे ज्यादा 5-10 मिनट का टाइम होगा आपको। एक्चुअली ना इसमें मैं वो देख रही थी कि 2 स्क्रीन चाहिए होती है, तो वही मैं टेस्ट वो कर रही थी कि अगर आप लोग बनाओ तो फिर पता चलेगा कि 2 स्क्रीन चाहिए या सिंगल एक लैपटॉप के साथ या फिर एक मोबाइल के साथ हो जाएगा। ठीक है। ओके मैम, पता करता हूँ इस मैंने, बारे में। हाँ, नहीं मैंने तो बना रखा है, पर मैं अभी अब डिस्प्ले करती हूँ। आप लोग देखो, अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन तो शायद मेरे ख्याल से नहीं आएगा। जैसे ही आप लॉग इन करोगे ना उस पे, तो क्वेश्चन दिखता नहीं है उसमें। ठीक है, वही मैं एक बार टेस्ट करना चाह रही थी। ठीक है, रुको मैं एक बार चेक करती हूँ। मैंने बनाया तो था एक क्विज, 1 सेकेंड। लॉग इन तो मैंने कर रखा था, मैंने गेम भी वो कर रखा था, पर वो ना मतलब ऐसे ऑपरेशनल कैसे होएगा उसमें थोड़ी सी वो आ रही थी, दिक्कत आ रही थी मुझे। मैम, हाँ जी। आपने जो उसको स्टार्ट किया होगा एप्लीकेशन को, तो उससे किया था? स्टार्टिंग में पूछा होगा स्टूडेंट, पर्सनल, हाँ प्रोफेशनल हाँ या फिर हाँ। टीचर। हाँ जी तो हाँ क्या जी। किया था आपने? आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट बन जाओ। मैंने पर्सनल कर दिया। कोई बात नहीं, आप पर्सनल भी कर सकते हो। एक ट्यूटोरियल देख लेंगे मैम यूट्यूब पे, तो पता लग जाएगी इसके बारे में। नहीं, उसमें ज्यादा कुछ वैसे है नहीं, मैंने देखा था, पर उसमें ज्यादा ऐसे कुछ है नहीं। पर वही है कि उसमें ना एक तो जो वो आती है ना गेम, मतलब आप लोगों को भी एक एक्सप्लोरर मिल जाएगा कि कैसे यूज करना है, गेम कैसे बनाना है ना। आप लोगों को भी एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वो मिल जाएगा कि आप लोग एक बार यस बना के मैम। देखोगे। हाँ, एक बार बना के देखोगे तो पता चल जाएगा। अभी पता नहीं मेरे इसमें आ नहीं रहा, कहाँ है उस दिन मैम, इस पे बनाया जो लॉगिन। क्वेश्चन डाल सकते हैं वो हम क्विज, ट्रू फॉल्स और टाइप आंसर, पजल, बहुत सारे हैं बेटा। पोल भी है, ओपन एंडेड भी है, स्लाइड भी है। कौन से ट्रू बहुत फॉल्स सारे। डालने हैं फिर क्विज? आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ ना, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप खुद बनाओ, आप क्या डालना चाहते हो? ट्रू फॉल्स डालना चाहते हो या फिर आप वो डालना चाहते हो? उसके हिसाब से ठीक है, बनाओ। सब कुछ मेरे से पूछ के बनाओगे तो फिर अपना दिमाग कैसे लगाओगे? ओके। है ना। इसमें मैंने बनाया तो था उस दिन, पर कहाँ गया है? मिल ही नहीं रहा मुझे। चलो मैं चेक करूंगी अब एक बार और ना। मैंने 5 क्वेश्चंस बनाए थे आप लोगों के लिए, अभी मिल नहीं रहा। प्लीज। चलो ठीक है, मैं एक बार और ट्राई करूंगी। ठीक है, आप लोग भी एक बार ट्राई करना। ठीक है, अगर बन गया तो ठीक है ना। एक दो क्विज उससे भी कर सकते हैं हम लोग कि उसमें पता चल जाएगा एट इंस्टेंट कि क्या कैसे हम उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, चलो। कल हम लोगों ने इससे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि OSHA के बारे में। ठीक है, OSHA में जो फैक्टर्स हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आपका था OSHA में ही आपका था, विजिबल है स्क्रीन? ठीक है, तो उसमें काफी सारी चीजें हमने देख ली थी कि वो एसएचए में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कहाँ पे हमें मेजर्स लेने हैं। ठीक है, ये हमने सारा देख लिया था। इसके
उसके बाद ये टॉक्सिकोलॉजी लेबोरेटरी यूनिट हो गया था, वर्क सोशियोलॉजी एंड एर्गोनॉमिक्स यूनिट भी हमने देखा था। ठीक है, इसमें अब एक और चीज आती है, इसमें ये आती है कि जो आपका ये OSHA है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 2 पार्ट्स में जो हमने डिवाइड कर रखा है, एक इसमें है अच्छा सा दिया हुआ, ठीक है, इसमें है हाँ, OSHA में क्या आता है कि जो 2 पार्ट्स में आपका डिवीजन हो रखा है, उसमें OSHA मतलब सिंपल ऐसे नहीं है, उसका क्या है 18000 आपके सिलेबस में जो है, इट इज अ OSHA 18000। 18000 क्या है कि इट इज अ पॉलिसी जो बनाता है क्या क्या उसकी मैंडेटरी इफेक्ट, क्या क्या उसके मैंडेटरी वर्क्स हैं, वो आपको डिफाइन किया गया है। तो ये जो OSHA अभी तक हमने क्या देखा, कंपोनेंट्स, इसमें भी वही थोड़ी बहुत चीजें आपकी सिमिलर चीजें आएंगी कि जो OSHA है वो बेसिकली रिलेटेड किससे है, ठीक है, कि हैजार्ड से रिलेटेड है, कैसे उसको रिकवर करना है, कैसे उसको रिड्यूस करना है, और किसी एम्प्लॉय की सेफ्टी को कैसे ध्यान रखना है, किस किस रिस्पेक्ट में हमें एम्प्लॉय की सेफ्टी को क्या करना है ध्यान में रख के पॉलिसीज बनानी। ठीक है, तो ये जो OSHA है ये 18,000 ये आपका पब्लिश कब हुआ था, अप्रैल 1999 में, किसके थ्रू, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू। ठीक है, ये क्या है कि इट इज नॉट अ फॉर्मल स्टैंडर्ड, जो आपका OSHA है ये एक फॉर्मल स्टैंडर्ड नहीं है और ना ही किसी ऑफिशियल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ये बिलोंग करता है। ठीक है, बस OSHA आपका क्या है, इट इज अ ऑडिटेबल प्रोटोकॉल। ठीक है, कि कोई भी कंपनी जब एस्टेब्लिश हो रही है ना, तो वहां पे किन किन चीजों का ध्यान रख के प्रोटोकॉल के थ्रू वो बना है कि नहीं बना है, और अगर कोई इंडस्ट्री बन रही है तो किन किन प्रोटोकॉल्स को आपको ध्यान में रखना है, इसके लिए ये एक्ट है OSHA 18,000। ठीक है, it is an auditable protocol against which a company health and safety management system can be assessed। ठीक है, कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कंपनी में जो भी वर्क पर्सन है ना, जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय है, और जो मैनेजमेंट की सिस्टम है वो सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रही है कि नहीं, और कंपनी में जो वर्कर्स हैं उनके हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखा गया है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि बिना सेफ्टी के आप कोई भी काम नहीं कर सकते, वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ही नहीं होगा। कोई भी इंडस्ट्री अगर इस तरह से एस्टेब्लिश होती जहाँ पे इंसिडेंट्स बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, तो वहां पे वो क्या होगा, वो इंडस्ट्री आपकी सक्सेस नहीं हो सकती है ना। इंडस्ट्री तभी सक्सेस होगी जब आपका क्या होगा, वर्कर्स की भी सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा, और मैनेजमेंट कैसे उन चीजों को अप्लाई करती है अपने इंडस्ट्री में, कैसे उन चीजों को उन चीजों की मैनेजमेंट करती है, सेफ्टी प्रिकॉशंस की और बाकी सारी जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको कैसे वो मेंटेन करके रखती है। ठीक है, थर्ड है कि ये जो आपका OSHA 18,000 है, इट इज अ 13 कोऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड assists in development of series। ठीक है, ऑफ दिस सीरीज। अब ये जो 18,000 की है वो क्या आती है, सीरीज आती है 18,001, 18,002, ये एक आपका एक कॉमन हो गया 18,000। अब इसके अंदर क्या है, डिफरेंट सीरीज है, और हर एक सीरीज में क्या फंक्शन है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्पेन, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड सेवरल अदर यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। मींस टोटल 13 ऑर्गेनाइजेशन, 13 स्टेट जो है, 13 कंट्री जो है वो इस OSHA 18,000 के साथ क्या है, ऑर्गेनाइज है। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है बट वॉलंटरी आपकी क्या है, वॉलंटरी बेसिस पे है। नेक्स्ट आता है कि अब जो OSHA है ये डेवलप क्यों किया गया था, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि डेवलप क्यों किया गया है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप क्यों किया जाता है, कि जो उस फर्स्ट थिंग क्या है कि वहां पे जो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट की स्टैंडर्ड है उसको क्या करना है, फॉलो करना। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू अर्जेंट कस्टमर डिमांड फॉर रिकॉग्नाइजेबल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। ठीक है, कि जो भी डिमांड होगी कस्टमर की,
ठीक है। और कस्टमर की डिमांड, जो वही इंडस्ट्री क्यों एस्टेब्लिश होती है, क्योंकि हमें उस चीज की डिमांड होती है, कस्टमर उसको डिमांड करता है, तभी वो चीज क्या होती है, बनती है। अगर कस्टमर की डिमांड नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। या अगर मान लो फर्स्ट इनिशियल स्टेट में हमने स्टार्ट भी किया तो उसका क्या होगा, डाउनफॉल होगा, वो अपग्रेड नहीं होगा, अपवर्ड नहीं जाएगा, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो ये स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। नीड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम दैट कुड बी ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड, ठीक है। अब कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में, हर एक इंडस्ट्री की क्या है, पहले भी हम ये बातें कर चुके हैं कि हर एक इंडस्ट्री का क्या है, अपना एक सेफ्टी रूल्स होती है ना। क्योंकि हर एक इंडस्ट्री एक जैसा तो होगा नहीं, कहीं पे आपका फूड बन रहा है, कहीं पे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स बन रही है, कहीं केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्री है, कहीं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंडस्ट्री है। तो हर एक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होती है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होती है। तो उसका वो क्या करते हैं, ऑडिट करके उसको सर्टिफाई करते हैं कि हाँ ये मतलब, जैसे मान लो अगर हम किसी एटॉमिक यूनिट में काम कर रहे हैं या फिर हम माइनिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनिंग यूनिट में आपका क्या हो सकता है, जब भी माइनिंग होगी हो सकता है कहीं पे ऐसा हो जाए कि वहां पे गैस, बहुत सारा गैस आ जाए, है ना। कुछ ऐसे पॉइजनस गैस भी लीक होते हैं कभी कभी, जिससे कि हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा और डेंजर भी होगा। और कभी कभी वो क्या होती है, जहाँ पे माइनिंग होती है वो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड हो जाता है, धस जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है ना। तो उसको, उस जगह को, उस यूनिट को आपको क्या करना होता है, सर्टिफाई करना होता है कि वर्क प्लेस वहां पे प्रॉपरली वर्क प्लेस वर्कर के लायक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम वहाँ माइनिंग करने के लिए जा रहे हैं, बस हमने थोड़ा सा मतलब माइनिंग की और उसके बाद वो कोलैप्स कर दिया आपका, तो फिर क्या होगा, वहां तो वर्कर्स तो जो है वो वर्कर्स की तो वर्कर के साथ जो भी इंजरी होगी वो तो होगी, और उनका पूरा ही वो एक सिस्टम क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो उसके लिए हमें ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए। तो जो भी वेव्स आपके वहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पे इक्विपमेंट्स बन रहे हैं वहां पे जो भी वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एटॉमिक रिसर्च सेंटर है तो वहाँ पे वो एक्सरे, गामा रेज और ये सारी रेज क्या होती है, प्रोड्यूस होती हैं। तो उनसे आप कितने सेफ हो, उनको कैसे हम एक लिमिट तक कर सकते हैं। नॉइज लेवल है तो नॉइज लेवल भी क्या होती है, स्टैंडर्ड की जाती है कि अगर इससे ज्यादा नॉइज है तो हमें कितनी देर उस प्लेस पे वर्क करना है, और किस टाइप्स के सेफ्टी मैनेजमेंट हमें, किस टाइप के सेफ्टी इक्विपमेंट्स हमें यूज करने हैं। तो ये किसके थ्रू होती है, OSHA के थ्रू ही ये आपको क्या होता है, डिफाइन किया जाता है। ऑडिट करने के बाद हम उसको सर्टिफाई करते हैं कि हाँ नहीं ये लेवल ठीक है, ये लेवल ठीक है, तो हम वहाँ पे वो इंडस्ट्री क्या होती है, स्टैब्लिश होती है। आप उसको वहाँ पे वर्किंग, या अगर नहीं हो रही है तो फिर उसको आपको क्या होगा, करेक्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है इंटेंट टू एड्रेस OHS फॉर एम्प्लॉय, टेम्परेरी एम्प्लॉइज, कॉन्ट्रैक्ट विजिटर एंड अदर पर्सनल ऑन साइट, कि जो भी साइट पे वर्क कर रहे हो, एम्प्लॉय है या टेम्परेरी है या कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, उनकी उनकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो OSH को गिवन होती है। क्योंकि अगर कोई भी अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो फिर वो पता होना चाहिए कि ये एम्प्लॉय कहाँ काम कर रहा था, वहाँ क्या क्या हैजार्ड्स है ना। नो, नॉट इंटेंडेड टू कवर द प्रोडक्ट एंड सर्विस सेफ्टी, ठीक है। अब इसमें कवर क्या नहीं कर रहा, प्रोडक्ट, है ना, जो भी प्रोडक्ट वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, और सर्विस सेफ्टी, ठीक है। ये आपकी सर्विस कितने टाइम, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इट इज रिलेटेड टू इवेल्युएशन ऑफ द OSH 18,000 सीरीज। अभी मैंने कहा कि जो 18,000 है ये सीरीज में क्या है, डिवाइड है, ठीक है। तो 2 सीरीज है इसकी, एक आपकी 18,001 है और एक आपका 18,002 सीरीज है, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट आपका क्या करता है, इन 1992 ब्रिटिश हेल्थ एंड सेफ्टी कमीशन पब्लिशेस मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, ठीक है। और 1993 में सक्सेसफुल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, ये 2 चीजें हैं आपकी। तो ये किसमें आती है, एग्जीक्यूटिव पब्लिश HSZ 65 जो आपका सेक्शन होता है उसमें आती है, ठीक है।
और 1996 में ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स BS 8800 लॉन्च यूज्ड टू मॉडल ऑफ OSH/MS, ठीक है। और 1919 में 8001 स्पेसिफिकेशन पब्लिश बेस्ड ऑन द BS 8800 2000 एंड OSHA सेकेंड सीरीज हो गई आपकी, सेकेंड सीरीज की है OSHA 18002, ठीक है। अब इसमें क्या है, गाइडलाइंस गिवन है, ठीक है। मैंने जैसे 1948 फैक्ट्रीज एक्ट दिखाई थी, उसमें क्या है, गाइडलाइंस गिवन है। वैसे ही यहाँ पे सेफ्टी और हेल्थ मैनेजमेंट के लिए क्या है, गाइडलाइंस गिवन है। तो यहाँ पे दो सीरीज हैं आपकी, एक आपका क्या है 18,001 OSHA और दूसरा कौन सा है 18,002, ठीक है। अब ये जो 18,000 जो 1 है, ठीक है, वो क्या है आपका, इसमें दो चीजें आती है, एक कंट्रेक्चुअल गाइडेंस आती है, ठीक है। और इसको हम इसका जो मेंशनिंग होता है वो कैसे होता है, ये 18,001 ये आपकी क्या होगी, सीरीज होगी, और पब्लिश कब हुई थी 1919, ठीक है। ये ईयर आपको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम के बाद जो भी नंबर्स है दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ईयर्स, कि ये किस ईयर में आपका ये एक्ट जो है वो या ये फिर प्रोटोकॉल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशन, तो जो 18,001 है जो 1919 में पब्लिश हुई थी, इसमें क्या है कि जो प्रोटोकॉल्स रिलेटेड है वो किससे है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की स्पेसिफिकेशन है, कि इंडस्ट्री में हेल्थ और सेफ्टी की मैनेजमेंट सिस्टम की क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए उससे रिलेटेड है। और सेकेंड वन क्या है कि गाइडेंस है ना, कि गाइडेंस इन रिस्पेक्ट टू कि जो भी सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसको कैसे आपको फॉलो करना है, उसके लिए आपको क्या है गाइडेंस प्रोवाइड, ठीक है। और ये कब पब्लिश हुआ था 18,002 सीरीज, और पब्लिश कब हुआ था 2000, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन, अब ये गाइडलाइंस किसकी होगी, जो यहाँ पे आपकी स्पेसिफिकेशंस गिवन है ना। जैसे अब हमारी साउंड जो हम सुनते हैं उसकी लिमिट 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक है, लेकिन उसमें भी क्या है एक लिमिट है कि 20 से हम 19 हर्ट्ज या 2 किलो हर्ट्ज तक की साउंड को मतलब इजीली हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन अगर उससे ऊपर जाता है तो क्या होता है कि वो आपके लिए क्या है, डेंजर है ना। अगर आप हमेशा हाई साउंड लेवल यूज करते हो तो कुछ दिनों के बाद क्या होती है कि आप अगर कोई आपके सामने धीरे से बोलेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो बोल क्या रहा है, दैट इज जो आपके ईयर में है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। या जैसे आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, काफी देर वर्क कर रहे हो, ठीक है, अब तो वो जैसे ग्लासेस वगैरह भी हैं उसमें भी ब्लू प्रिंट करके आती है कि उसमें हम उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो आईज पे स्ट्रेस कम पड़ता है, हम लैपटॉप के साथ काम कर रहे हैं या फिर हम टीवी देख रहे हैं या क्या कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अब क्या है, अब वो इनबिल्ट आने लगा, जब आप लैपटॉप पे भी काम करोगे तो आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा, है ना। पहले क्या था कि जो पहले जो लैपटॉप्स वगैरह आती थी उसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था, है ना, कि उसमें से रेडिएशन निकलती थी, जब भी आप उसको ऑन करते तो उसमें से रेडिएशन आती थी और आपकी आईज पे वो क्या होता था, स्ट्रेस हो जाता था। अभी भी अगर आप लैपटॉप के साथ बहुत टाइम आप यूज करो तो भी आप देखोगे कि आपके आईज पे स्ट्रेस आती है, सर में हेडेक हो जाता है। ऐसा फील किया है आप लोगों ने काफी टाइम लैपटॉप या मोबाइल के साथ मोबाइल को यूज करते हुए? यस मैम, आंखों में दर्द होने लग जाता है। दर्द होने लगता है। आप हाई साउंड भी म्यूजिक सुनो, आप लीड लगा के म्यूजिक सुनो हेडफोन लगा के, तो कुछ देर तक तो ठीक रहता है, लेकिन अगर हाई साउंड में आप 15-20 मिनट से अगर ज्यादा सुनते हो तो क्या होता है सर यस में मैम, और इवन फोन पे भी अगर हम जैसे वॉल्यूम बहुत अप करने की कोशिश करते हैं तो वो पहले मैसेज दिखाता है मैसेज दिखाता दैट है। इट कैन तो दिस इज द अफेक्ट योर हाँ हियरिंग। हाँ, तो दिस इज द ये जो हर एक जैसे ऑटोमोबाइल है या कार्स है उसकी सेफ्टी रूल्स अलग है। आप लैपटॉप यूज कर रहे हो उसमें सेफ्टी रूल्स अलग है, मोबाइल यूज कर रहे हो उसकी सेफ्टी रूल्स अलग है। तो उसमें क्या क्या होते हैं वो आपको पहले से, अब वहां पे जो मैसेज आपका डिस्प्ले हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ प्रिकॉशन, है ना। वो आपको क्या कर रहा है, वार्न कर रहा है ना, कि आप अगर इससे हाई लेवल साउंड सुनोगे तो आपके एयर पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो वो क्या कर रहा है, आपको वार्न कर रहा है ना। तो ये गाइडलाइंस, ये स्पेसिफिकेशन हो गई कि आपकी नॉइज लेवल इतनी होनी चाहिए, इतनी डीबी होनी चाहिए,
है ना। अगर उससे एक्स्ट्रा आप कर रहे हो तो वो क्या करेगा, आपको शो करेगा, है ना, साइन शो करेगा कि हाँ ये डेंजर है या फिर ये आपके लिए, आप हेल्थ के लिए इफेक्टिव नहीं है। तो वो गाइडलाइंस फॉलो किसके थ्रू होती है, यहाँ तो हमने स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन अब उस स्पेसिफिकेशन को फॉलो भी कराना है। तो फॉलो कराने के लिए हम सीरीज कौन सी यूज करते हैं, 18,002 सीरीज आपकी क्या होती है, यूज होती है। नेक्स्ट, फंडामेंटल एलिमेंट्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कंपोनेंट बताई थी कि क्या क्या फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं। तो नॉर्मली 6 आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। OSHA पॉलिसी होती है, उसकी फिर प्लानिंग करते हैं कैसे उसको इम्प्लीमेंट कराना है ना, इम्प्लीमेंट और कैसे वो ऑपरेटिव कैसे होगा, है ना। उसके बाद आपका क्या आता है, चेकिंग एंड करेक्टिव और एक्शंस आता है कि अगर इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ एरर्स आ रहे हैं तो वो क्या करेगा, चेकिंग करेगा और करेक्टिव एक्शंस लेगा। और नेक्स्ट वन आपका क्या आता है, मैनेजमेंट रिव्यू, ठीक है। मैनेजमेंट रिव्यू के बाद कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, कि वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कंटिन्यूअसली हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। दीज आर द 6 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ 18,001। ये वही लिखा हुआ है आपका 6 फंडामेंटल जो भी है। अब इसमें क्या आती है कि जो पहले इनिशियल स्टेट ऑफ रिव्यू जो 18,001 है, उसका मेन पर्पस क्या है आपका, ठीक है। तो टेक्स्ट क्या है इसका, 18,001 हमने कह तो दिया कि 18,001 है, लेकिन इसमें है क्या, ठीक है। एन इनिशियल रिव्यू ऑफ कंपनी एग्जिस्टेंस अरेंजमेंट फॉर मैनेजिंग OH&S shall be carried out prior to implementation, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले जो कंपनी एग्जिस्ट करी है उसमें किस तरह की अरेंजमेंट्स हैं, उसको उसकी क्या है, एक रिव्यू होती है, इनिशियल रिव्यू होती है ना। नेक्स्ट वन आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द स्कोप, है ना, adequacy and current status of OH&S occupational health and safety management system, ठीक है। OH&S क्या है, occupational health and safety management। These are the texts कि वो कहाँ इम्प्लीमेंट होगी, जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो वहां पे आपको सबसे पहले ये चीजें आपको देखनी है। और 18,002 टेक्स्ट जो स्टेटमेंट है टेक्स्ट की, वो क्या है, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब इसके मैंने तो बता दिया कि सीरीज होती है, 2 सीरीज है। अब 18,001 में हम स्पेसिफिकेशन करते हैं, तो स्पेसिफिकेशन कहाँ से आएगी, वो इस टेक्स्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि जो आपकी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश है उसमें वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट एस्टेब्लिश करी गई है कि नहीं करी गई है, जिसके थ्रू हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब 2 में क्या आती है, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, कि वहां पे क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है ना, लीगल प्रोसीड्योर क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ OH&S हैजार्ड, ठीक है। OHS ये गाइडलाइंस में आती है, ठीक है। OH&S हैजार्ड एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ये सेकेंड गाइडलाइंस हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब वहां पे हम क्या करेंगे, हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी इवैल्यूएशन करेंगे कि रिस्क क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, वहां पे फेस हो सकती है, और रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आती है एन एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, ठीक है, प्रैक्टिसेस, प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर, ठीक है। जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम होगी उसको एग्जामिन करना है, और सेफ्टी, जो भी सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने हैं, उसकी प्रैक्टिसेस हैं, कैसे उसको आप प्रोसीड्योर में लेके आओगे, ये सारी चीजें गाइडलाइंस में आती है। इवैल्यूएशन ऑफ OH&S इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है, कि जो जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ना, नीड है, तो वहां पे आपने हमें क्या करना है कि उसको इनिशिएट करना है, कि वो जहाँ पे हैजार्ड्स हैं या कोई इंसिडेंट होने के चांसेस हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको रिड्यूस करने के लिए, कि हैजार्ड्स ना हो, उसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। कि बेसिकली हम उसको मेंटेन करेंगे, रेगुलर आपकी क्या होगी, मॉनिटरिंग होगी, है ना। तो ये सब इसमें आती है। एंड इवैल्यूएशन ऑफ फीडबैक फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रीवियस इंसिडेंट, ठीक है। फीडबैक, अगर कोई प्रीवियस में उस तरह के इंसिडेंट हो गए तो वहां से हमें क्या करना है, फीडबैक लेके उसको रिड्यूस करना है। वर्क रिलेटेड
इल हेल्थ एक्सीडेंट इन इमरजेंसी, कि मतलब कभी भी अगर एक्सीडेंट हो गया है या वहां पे हेल्थ कोई इश्यूज आ रहे हैं, इमरजेंसीज में कोई प्रॉब्लम्स आई हुई है, तो इसकी हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, जो प्रीवियसली कोई भी इंसिडेंट हो रखा है। जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग पढ़ी थी, है ना, आप लोगों को याद होगा, तो इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग में ये चीजें आती हैं कि कैसे हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे, और व्हाई इट इज नेसेसरी दैट द इंसिडेंट और एक्सीडेंट विल बी इन्वेस्टिगेटेड एंड रिपोर्टिंग, है ना, फॉर द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में फिर इस तरह की कोई इंसिडेंट ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है आपकी OSHA पॉलिसी। पॉलिसीज क्या क्या है इसमें, कहाँ मतलब पॉलिसीज के टेक्स्ट क्या क्या है, जो सेकंड आपका एलिमेंट आता है उसमें, it shall be defined and authorized by the organization top management। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी आपकी मैनेजमेंट होती है वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी इंडस्ट्री में सेफ्टी और हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट को प्रॉपरली क्या कहते हैं, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक है, कि कैसे वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट, कोई भी सेफ्टी रूल्स, कोई भी सेफ्टी जो भी है सेफ्टी रूल्स, कैसे हम उसको अपनी इंडस्ट्री में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आपका टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। इट एस्टेब्लिशेस एन ओवरऑल सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड सेटअप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, it demonstrates the formal commitment of an organization towards good OH&S management। ठीक है, अब ये जो हमने पहले पढ़ा था सारी चीजें, इस अब ये कहाँ से आ रही है, ये OH&S की पॉलिसीज से आ रही है। ठीक है, यही चीजें हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, चाहे कहीं पे भी हम सेफ्टी रूल्स अप्लाई कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, तो ये पॉलिसी हम यूज कर रहे हैं, तो वो कहाँ से आती है, इसी इसके OSHA के पॉलिसी के थ्रू ही आती है। ठीक है, अब ये आपकी गाइडलाइंस क्या होंगी, जो 18,002 की गाइडलाइंस है। ठीक है, तो फर्स्ट आती है द प्रिवेंशन ऑफ इंजरी एंड इल हेल्थ, continual improvement of OH&S management, continual improvement of OH&S performance, compliances with applicable legal requirements। ठीक है, तो these are the जो भी टेक्स्ट हम यूज कर, सॉरी OSHA 2 की जो भी गाइडलाइंस होगी उसमें ये सारी चीजें आपको क्या होगी, मेंशन होगी। नेक्स्ट आती है प्लानिंग, कि अब OSHA की हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया, सेकंड स्टेप देख लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में पॉलिसी है, हमने पॉलिसी बना ली, पॉलिसी के बाद प्लानिंग आती है। प्लानिंग में जो OSHA 8001 में जो भी टेक्स्ट है कि क्या क्या प्लानिंग में क्या क्या हम कर सकते हैं। प्लान मस्ट बी फॉर्मुलेट टू फुलफिल द OHS पॉलिसी। ठीक है, जो भी प्लान हम बनाएंगे वो पॉलिसी को क्या, OSHA पॉलिसी को क्या होना चाहिए, फॉर्मुलेट होना चाहिए और फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, ये जो पॉलिसी होगी वो आपकी क्या होगी, फॉर्मुलेट और फुलफिल। ठीक है, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन शैल बी परफॉर्म टुगेदर। ठीक है, विद रिस्क असेसमेंट, कि कितना रिस्क है उसको भी आपने क्या करना है, एसेस करना है, असेसमेंट लेनी है। उस रिस्क असेसमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन करेंगे, और उस हैजार्ड मतलब कितना रिस्क है उसको भी आपने क्या करना है, डिफाइन करना है। The legal requirement that are applicable to OH&S shall be identified, है ना। Objective of the OH&S system established। ठीक है, this risk assessment shall be suitable, sufficient and allow the organization to evaluate their risk on an ongoing basis। ठीक है, so these are the plannings। ठीक है, कि हम कैसे प्लान करेंगे, ये हम पहले भी कर चुके हैं। क्या हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, कैसे हम हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, रिस्क असेसमेंट भी हमने किया था कि कैसे इवेलुएट करेंगे रिस्क असेसमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन।
कि जो भी आपकी OSHA की जो गाइडलाइंस है, जो भी हमने पॉलिसी स्पेसिफिकेशंस जो भी हमने बनाए हुए हैं OSHA के थ्रू बने हुए हैं, उन्हें हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और इम्प्लीमेंट बस इम्प्लीमेंट करके छोड़ नहीं देना है ना, उसको ऑपरेटिव मोड में भी क्या करना है, लाना है ना। तो इसमें आती है आपकी कैपेबिलिटीज एंड सपोर्ट मैकेनिज्म, कैपेबिलिटीज एंड सपोर्ट मैकेनिज्म डेवलप टू अचीव द प्लान, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमने प्लान किया है ना, उस प्लान को हम कैसे अचीव करेंगे, किस मैकेनिज्म के थ्रू अचीव करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो हमें देखना है। सेकेंड वन आता है पर्सन एट द मोस्ट सीनियर लेवल विल इंश्योर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ OH&S मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। जो सीनियर लेवल पे होंगे उसको ये इंश्योर करना है कि जो आपकी मैनेजमेंट OHSA मैनेजमेंट सिस्टम है वो अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। नेसेसरी ट्रेनिंग कैरीड आउट टू इंश्योर द वर्कर अंडरस्टैंड देयर सेफ्टी एंड हेल्थ रिस्पांसिबिलिटीज, ये भी हम कर चुके हैं पहले भी कि क्या क्या रिस्पांसिबिलिटीज है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं उनकी क्या रिस्पांसिबिलिटीज है, उसके बाद जो हमारी जनरल मैनेजमेंट आती है, जो कमिटी आती है उसकी क्या रिस्पांसिबिलिटीज है, वर्कर की क्या रिस्पांसिबिलिटीज है ना, सुपरवाइजर की क्या रिस्पांसिबिलिटीज है, वो सारी चीजें इसमें क्या होंगी, डिफाइन है, ठीक है। अब वो जो है सुपरवाइजर और कमिटी कैसे हेल्थ कैसे कोई भी इंडस्ट्री में जहाँ पे ट्रेनिंग, जिस इंडस्ट्री से आप रिलेटेड हो वहाँ पे कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ये क्या कौन इंश्योर करेगा, टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करेगी, और वर्कर के ऊपर भी प्रेशर होगा कि वो सेफ्टी रूल्स को क्या करें, फॉलो करें। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट शैल बी स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी कमिटी है ना, कमिटी की क्या होती है, आपकी मीटिंग्स होती है, और जो मीटिंग्स में हर एक डिपार्टमेंट से क्या होता है, आपका एक मेंबर होता है कमिटी के अंदर, जो मेंबर्स होते हैं, तो वो मेंबर्स क्या होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट से होते हैं। तो उस मेंबर्स का, उस कमेटी का काम क्या है कि जो भी हैजार्ड्स की वजह से हुआ या जो भी सेफ्टी रूल्स आपने डेवलप किए हैं उनको हर एक वर्कर में क्या होती है, स्प्रेड करना होता है, मतलब बताना होता है कि कहाँ हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं। सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एस्टेब्लिश, ये भी बताया था हमने कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है, जरूरी है ना, कि किसी भी सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। अब जो मीटिंग भी बनती है आपका, उसका क्या बनेगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेगा, है ना, चेयरपर्सन हो गया, कमेटी हो गई, वर्कर्स हो गए, है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो गए, उसको मेंबर्स में आ गए, मेंबर्स हो गए, फिर आपके वर्कर्स आए। तो जब भी मीटिंग होगी, मीटिंग क्या करेगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेगी, क्या क्या डिस्कस हुआ और क्या क्या हमें इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, और ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, नोटिस बोर्ड पे लगाई जाती है, और फिर हेड के थ्रू, जो भी जिस डिपार्टमेंट का हेड है वो हेड क्या करेगा, वर्कर्स की मीटिंग लेगा और उनको वहां पे सारी बातें बताएगा कि मीटिंग्स में हमें क्या क्या सेफ्टी लेनी है, क्या क्या मेजरमेंट लेनी है। इट शैल बी फुल्ली इंटीग्रेटेड across the organization, ठीक है, where each employee appreciates the importance and implication of OSHA। अब ये जो OSHA है, ये only it is not the responsible of top management, but it is all but worker is also responsible, employee जो है it is also responsible to वर्कर जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर वर्कर को हमने तो बता दिया है ना, अब वर्कर वहां पे अगर सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम्स किसको आएगी, वर्कर्स को प्रॉब्लम आएगी। तो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब इसमें वही आती है डॉक्यूमेंटेशन करना, कमिटमेंट, मैनेजमेंट की क्या क्या कमिटमेंट है ना, कॉम्पिटेंस, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस।